दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेन। हूती को अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। हूती को आज के दौर में यमन का आर्म्ड फोर्स भी कहा जा रहा है। लेकिन यमन के हूतियों ने जब से यमन के आधे हिस्से पर अपना कब्जा जमाकर सरकार कायम किया है, उसके बाद से ही न सिर्फ अरब देशों की आंख में खटकने लगा है, बल्कि अमेरिका भी उसे फूटी आंख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन जब से इजराइल और गाजा के बीच में जंग शुरू हुआ है, उसके बाद से तो यमन के हूतियों ने बिल्कुल हाथ पैर धोकर इजराइल के पीछे लग चुके हैं। हालत यह हो गई है कि इजराइल के ऊपर एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी वो दाग रहे हैं। लाल सागर में एक भी जहाज यमन के हूतियों से बचकर नहीं निकल पा रहा है। यहां तक की हालत हो गई है कि यमन के हूती हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहे हैं, और जब यह हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहे हैं तो नेतन्याहू की कुर्सी हिलने लग रही है, क्योंकि वो नेतन्याहू को सटीक निशाना बनाकर मिसाइल को साध रहे हैं और मिसाइलों की चपेट में आने से बाल बाल नेतन्याहू बच जा रहे हैं। अब तो इस तरह से हालत हो गई है, चाहे लाल सागर हो, अदन की खाड़ी हो, बाब अल मंदरूब हो, या फिर अरब का सागर हो, हर जगह यमन के हूती खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। और कोई भी दुश्मन जहाज या दुश्मन जहाज की किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी जहाज अगर लाल सागर या यमनी इलाके से होकर गुजरता है, मीलों दूर से भी गुजरता है, तो यमन के हूती उसे ठोक पीट कर बराबर कर दे रहे हैं। और समंदर में जिस तरीके से उसे तबाह कर रहे हैं, उसके निकलते धुएं, उसके बारूद, उसके टुकड़े और उन जहाजों को चीथड़े होने की दास्तान ये चीख चीख कर बता रहा है कि यमन के हूती इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए कितने बड़े खुखार हो चुके हैं। अब अगर हम सिलसिलों की बात करें तो यमन के हूती 188 से ज्यादा जहाजों को अक्टूबर से पहले ही निशाना बना चुके हैं, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट बता रही है। अब हालत यह हो गई है कि यमन के हूतियों ने हाल फिलहाल के बीते 48 घंटे के दौरान कई जहाजों को निशाना बनाया। इसमें अमेरिकी जहाज भी है, इसमें ब्रिटिश जहाज भी है, और जिस तरीके से वो निशाना बना रहा है वो बिल्कुल तबाहकुन मंजर देखने में आ रहा है। यमन के हूतियों के पास आखिर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे आई, उस पर अगर गौर किया जाए तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि बाकायदा जो सैटेलाइट का डेटा है वो रूस इनको प्रोवाइड करा रहा है, जिसके जरिए इनको मालूम चल जाता है कि कौन सा जहाज किधर से होकर आ रहा है, किस जहाज की क्या लोकेशन है, वो किधर जा रहा है और किस एरिया से होकर के आ रहा है। इसलिए यमन के हूती उन तमाम जहाजों की मालिकाना कंपनियों से जुड़े जितने भी जहाज हैं, उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि इस जहाज ने हमारी पाबंदी का वायलेशन किया। हमने मना किया था कि इजराइल के फला पोत पर नहीं जाना, फला बंदरगाह से होकर नहीं जाना, हमने बैन लगा रखा है उन इजरायली बंदरगाहों पर। और अगर कोई जहाज वहां से होकर आता है तो उसको निशाना बनाया जाता है। अगर उस जहाज को निशाना नहीं बनाते तो उस जहाज से जुड़ी जो कंपनी है, उस कंपनी के जो दूसरे जहाज हैं, उनको वो सीधे तरह से निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसने हमारी पाबंदी का उल्लंघन किया। मतलब इतना बड़ा देश अमेरिका और इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन जो खुद दूसरे देशों पर कल तक पाबंदी लगाया करते थे, अब उन्हीं देशों के ऊपर यमन के हूती पाबंदी लगा रहे हैं। इनको अंसारुल्लाह भी कहा जाता है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, इजराइल का बंदरगाह इलात बिल्कुल ठप हो चुका है और वहां बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर है। इस बारे में भी हम आपको जिक्र करेंगे। लेकिन जितने भी आंकड़े इनके पास आ रहे हैं, कौन सा जहाज कहां गया, तमाम जानकारियां रूस के जरिए प्रोवाइड कराई गई है। बाकायदा सैटेलाइट डेटा यमन के हूतियों को दिया गया है, जिसकी वजह से इनके पास तमाम जानकारी है कि कौन सा जहाज कहां आया, कहां गया, कहां रुका था और उसने कितनी हमारे हुक्म का, आदेश का, हमारे बैन का उल्लंघन किया। गौर से देखा जाए तो 28 और 29 तारीख के दरमियान इन्होंने कई बड़े हमले किए। 29 तारीख को ही यह खबर आती है कि हूतियों ने इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया अश्कलोन में हमला किया। इसमें एक हमला में पता चला कि इन लोगों ने बाब अल मंदरूब इलाके में इन लोगों ने हमला किया और बाकायदा अरब सागर में MC मॉन्टेरियल जहाज को इन्होंने निशाना बनाया। ये तमाम कमर्शियल जहाज थे दुश्मन देशों के। हालत अगर ये देखा जाए तो इसके अलावा MC मॉन्टेरियल जहाज के अलावा भी इन लोगों ने मस्क
कौलूरून को निशाना बनाया। इसके अलावा लाल सागर में लोगों ने मेटेरो के निशाना बनाए, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। और पूरा यूरोपियन यूनियन यमन के हूथियों से इस हद तक परेशान हो चुका है कि उनके जहाज लाल सागर तो छोड़ दीजिए, पूरा अरब का चक्कर लगा करके वो इजराइल की मदद के लिए इजरायली बंदरगाहों तक वो पहुंच रहे हैं। पर तमाम चीजें एक तरफ, जो बंदरगाह अरब देशों में मौजूद हैं, उन अरब देशों के तरफ से भी होकर इजराइल को हथियार जा रहे हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अरब देश सीधे तौर पर हथियार अगर पहुंचने में मदद कर रहे हैं इजराइल की, तो इसके लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अरब के इन्हीं जुब्बे वालों की वजह से आज यमन में, आज लेबनान में और सबसे बढ़कर गाजा में 43,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और हर जगह अरब देशों का रोल बड़ा ही विवादास्पद देखा जा रहा है, बड़ा ही इनको टेढ़ी निगाहों से देखा जा रहा है, या भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 22 अक्टूबर को इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा कांड किया था। 22 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया था कि फलस्तीनी 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने तेल अवीव, जिसे जाफा कहा जाता है, यानी उसका पुराना नाम जाफा है, उस जाफा पे इन लोगों ने हमला किया। इसके अलावा अगर हम गौर करें, अरब सागर में मेगापोलिस जहाज को इन लोगों ने निशाना बनाया। अरब सागर में 10 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो अमेरिका का ऑयल टैंकर ओलंपियन स्पिरिट को इन लोगों ने निशाना बनाया, ओलंपिक स्पिरिट को। तो हिंद महासागर में सेंट जॉन को इन लोगों ने निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर को 2 बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने तेल अवीव और इलाट पोर्ट पर दागा। यानी तेल अवीव का पुराना नाम जो है वो जाफा है, यानी इजरायली, इन लोगों ने इजरायली नाम उसका रख रखा है तेल अवीव और इलाट, लेकिन उसका फलस्तीनी नाम जाफा और उम्मुल रसारा है। तो इन जगहों पर इन लोगों ने हमला किया। और 4 अक्टूबर को लाल सागर में ही कार्डियल मून को, जो कि ब्रिटिश शिप है, ऑयल टैंकर ब्रिटिश शिप है कार्डियल मून, उसको भी निशाना बनाया और उसको बुरी तरह से तबाह कर दिया। इनके ज्यादातर हमलों में तबाही के वीडियोस शेयर किए जाते हैं, सोशल मीडिया में बताए जाते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने तो बहुत तबाही मचा रखी है। और तबाही मचाने की घटनाओं पर अगर गौर किया जाए तो सितंबर में नेतन्याहू पर ही निशाना बना दिया। यह 15 सितंबर के आसपास की बात है कि जब 15 सितंबर को नेतन्याहू अमेरिका में अपने भाषण खत्म करके वहां लौट रहे थे, तो बेनगुरियन एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका फ्लाइट लैंड करता है, उनका जहाज जो है नीचे उतरता है, उसके बाद ही हालत यह होती है कि वहां हाइपरसोनिक मिसाइल 11 मिनट में पहुंच जाती है। और इतने लंबे 1200-1300 मील की दूरी तय करते हुए, और कहा जा रहा है कि उसने 2000 मील तक की, यानी 2000 किलोमीटर तक का जो है उसने दूरी तय कर ली मात्र 11-12 मिनट में। और बिल्कुल सटीक बेनगुरियन एयरपोर्ट पर नेतन्याहू के काफिले पर ही वो हमला कर रहा था। वो तो गनीमत रही कि नेतन्याहू उस हमले से बच गए, वरना यमन के हूती तो बिल्कुल हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ही लेकर मान जाते। हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती इजराइल की, क्योंकि इजराइल का जो पोर्ट है वो बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। हौतियों के हमले की वजह से अंतरराष्ट्रीय जो जहाज हैं उनको यह कह दिया गया है कि भाई साहब लाल सागर से दूरी बनाकर चलो, प्रशांत महासागर से दूरी बनाकर चलो, इनके इलाके से जो है जितना दूरी बनाकर हो सके उनकी से जहाज से दूरी बनाकर चलो। क्योंकि मई में ही सी ट्रेड मेरिटाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि हूतियों के हमले का दायरा बढ़ने की वजह से जहाजों को हिंद महासागर अदन की खाड़ी में अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनसे कहा गया है कंपनियों के जरिए कि भाई साहब अपना रास्ता बदल लो, उस एरिया में ना जाओ। अगर यमन के हूती उस एरिया में हैं तो तुमको बचाने वाला ना अमेरिका आएगा, ना ब्रिटेन आएगा, ना खुद इजराइल आएगा जिनके लिए तुम सामान भेजना चाह रहे हो, कोई नहीं बचाने आएगा। और नुकसान जो होगा सो होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 20 मार्च को ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने यमन के हूतियों के खतरनाक हमले के बारे में बताया कि हूती हमलों की वजह से इलाट बंदरगाह, जो इजराइल का इलाट बंदरगाह है,
वो अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रहा है। और फिर बंदरगाह जितना कमजोर होता गया, ठप होता गया, इजराइल की हालत और भी खराब होती चली गई। 31 मार्च को फिर यह खबर आती है, जेरूसलम पोस्ट लिख करके बताता है कि हूती हमले की वजह से इलाट बंदरगाह ठप, कमाई के लाले पड़ गए। वहां कमाई जो थी वो जीरो हो गई। 17 जुलाई को ही अनादोलू एजेंसी बताता है कि हूती हमलों की वजह से इलाट बंदरगाह जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया। ये अनादोलू तुर्किश मीडिया एजेंसी है, अनादोलू, उसके जरिए यह बताया गया। और पता है इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह वही रूस के जरिए दिया गया वो सैटेलाइट का डेटा है, जो तमाम समंदर पर निगरानी कर रहा है और उनके दम पर ईरान के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर देखा जाने वाला यमन का हूती गाजा और फलस्तीन के दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है, चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। उनके ऊपर, खुद यमन के ऊपर जो है हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देश मिल करके ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन भी कई बार कर चुके हैं। खुद इजराइल भी अपने ड्रोन के जरिए, अपने फाइटर जेट के जरिए हुदैदा बंदरगाह पर भी निशाना बनाता है, हुदैदा बंदरगाह को भी तबाह करता है, वहां भी बमबारी करता है, और यमन के हूतियों के इलाके में भी वो जमकर बमबारी करता है। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी ही खबर में बताया है, कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, कि रूस ने हूतियों को सैटेलाइट का डेटा मुहैया कराया है, जिसकी मदद से ये इतना मजबूत हो चुके हैं और दुश्मन देशों के जहाजों से जुड़े जितने भी जहाज हैं सबको निशाना बना रहे हैं, किसी को वहां से जाने नहीं दे रहे हैं। और ये तमाम काम रूस ने किया 2024 की शुरुआत में। यानी माना जा रहा है कि जनवरी के आसपास ही से ये फैसिलिटी मुहैया कराई गई थी, पर यमन के हूती किसी भी तरह से मानने वाले नहीं हैं। उनको मनाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, पर वो मान नहीं रहे हैं। और मानेंगे भी कैसे, जब एक इलाके में बेगुनाहों की लाशें गिराई जा रही हों। तो यमन तो बहुत पहले से ही पीड़ित है, सऊदी अरब और अमेरिका का पीड़ित है। उसके लाखों लोगों को मार दिया गया, उन्हीं की धरती पर, उन्हीं की धरती में मार दिया गया। और यमन के हूती इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आप ताकत से मजबूत नहीं होंगे या किसी सताए हुए के साथ खड़े नहीं होंगे, तो आज नहीं तो कल दुनिया के हर देश का वैसा ही हाल होने वाला है जैसा यमन में हो चुका है, जैसा गाजा में देखा जा रहा है, जैसा लेबनान में देखा जा रहा है। और यमन के हूती जितने भी हमला करते हैं, उन तमाम हमलों को गाजा और लेबनान के बेगुनाहों को समर्पित करते हैं, उनकी हिमायत में हमला करते हैं। फिलहाल हालात कैसे होंगे इजराइल के लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबनान में उनको बहुत बुरी मार पड़ रही है। लेबनान से वो ग्राउंड ऑपरेशन खत्म करके जल्दी से जल्दी भागना चाहता है इजराइल, क्योंकि लेबनान में जाने के बाद उनके सैनिक मौत के मुंह में चले जा रहे हैं और वहां से उनको वापस लौटने का, जिंदा लौटने का तो मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और इजराइल के मिलिट्री कब्रिस्तान बिल्कुल ठसाठस भरे हुए मालूम पड़ रहे हैं। और इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो तो चल ही रहा है, लेकिन नेतन्याहू को मुंह पर वहां भगाने का काम भी अब शुरू हो गया है, विरोध शुरू हो गया है। हालत यह है कि बाकायदा इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। आगे आगे क्या होगा यह आने वाला वक्त ज्यादा बेहतर बताएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।